नमस्कार। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और खासतौर पर उनके उस मशहूर लेख भारत माता के जरिए। बिल्कुल, ये लेख उनकी किताब हिंदुस्तान की कहानी का हिस्सा है, 5वां अध्याय, जिसका हिंदी अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। काफी अहम लेख माना जाता है ये। हाँ जी, इसमें नेहरू जी बताते हैं कि कैसे वो देश भर में घूमते थे, जलसों में जाते थे और खासकर किसानों से बात करते थे। अच्छा। और उन्हें ये समझाने की कोशिश करते थे कि भाई अलग-अलग हिस्सों में बटे होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। ये एकता का विचार वो कैसे समझाते थे? मतलब क्या आधार बताते थे इसका? वो यही समझाते थे कि इस विशाल फैलाव के बीच एकता का आधार क्या है और क्यों भारत एक ऐसा देश है जिसके हर हिस्से का भाग्य, आप कह सकते, एक ही तरह से बनता बिगड़ता है, एक साझा भाग्य। साझा भाग्य। और फिर वो भारत माता की जय वाले नारे पर भी आते हैं। उस पर उन्होंने काफी सोचा, सवाल उठाए हाँ, ये वाला किस्सा तो काफी मशहूर है। और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत माता की जय का मतलब असल में यहाँ के करोड़ों लोगों की जय है। लोगों की जय, जमीन की नहीं, लोगों की। बिल्कुल। तो चलिए नेहरू की इसी सोच और उनके अनुभवों को आज थोड़ा और करीब से समझते हैं। हाँ, देखते हैं। तो नेहरू जी बताते हैं कि वो अक्सर एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे, लगातार दौरे पर रहते थे। उस जमाने में यात्राएं भी आसान नहीं थी। सही कहा। वो कहते हैं कि शहरों में कम जाते थे, मतलब जाते थे पर किसानों के बीच ज्यादा समय बिताते थे। किसानों से जुड़ाव ज्यादा महसूस करते थे शायद। हाँ, वो कहते थे कि शहरों के लोग तो भाई ज्यादा सयाने थे, उन्हें अलग तरह की जानकारी चाहिए थी, पर किसानों का नजरिया उनके शब्दों में महदूद था, सीमित। सीमित दायरा था सोचने का। हाँ, बिल्कुल। इसलिए वो उनसे इस बड़े देश की बात करते थे, हिंदुस्तान की, भारत की। वो याद भी दिलाते हैं कि भारत संस्कृत शब्द है, पारंपरिक संस्थापक के नाम से आया है। अच्छा। वो उन्हें समझाते थे कि ये जो बड़ा देश है, जिसकी आज़ादी के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, ये एक है। भले ही एक हिस्सा दूसरे से अलग दिखता हो, पर है सब हिंदुस्तानी ही। और यहीं पर मेरे ख्याल से उनकी अप्रोच बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? देखिए, वो किस तरह से रोजमर्रा की जमीनी मुश्किलों को एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ रहे थे, एक राष्ट्र होने के विचार से। हाँ, ये बात तो है। बात सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं रह जाती फिर। ये लोगों को महसूस कराने की कोशिश थी कि वो एक बड़े जुड़े हुए समूह का हिस्सा हैं। उनकी लड़ाई सबकी लड़ाई है। बिल्कुल सही। वो उन मसलों का जिक्र करते थे जो हर किसान झेल रहा था, चाहे वो कहीं भी हो, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। जैसे कि गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों का शिकंजा, फिर वो जमींदार, महाजन, भारी लगान, सूद और ऊपर से पुलिस के जुल्म, ये सब तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। हाँ, ये तकलीफें तो सार्वभौमिक थीं उस वक्त किसानों के लिए। तो लेख में इस बात का कोई जिक्र है कि इन तकलीफों को सुनकर किसानों का रिएक्शन क्या होता था? क्या वो फौरन जुड़ जाते थे इस राष्ट्रीय विचार से? सीधे तौर पर तो नहीं लिखा कि फौरन क्या होता था, पर नेहरू का जोर इसी बात पर है कि ये तकलीफें सबको जोड़ती थीं। अच्छा। वो बताते हैं कि कैसे वो इन सारी दिक्कतों को उस विदेशी सरकार के ढांचे से जोड़ते थे, जो हम सब पर लादा गया था। हाँ, वो डड्ढा शब्द इस्तेमाल करते हैं शायद। हाँ, वो कहते थे कि ये सारी मुसीबतें उसी ढड्डे से, उसी व्यवस्था से जुड़ी हुई थीं, और इससे छुटकारा भी सबको मिलकर ही पाना था। तो मतलब एक साझा दुश्मन और साझा लक्ष्य। बिल्कुल। और फिर यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। वो सिर्फ समस्या नहीं गिनाते थे। हाँ, वो समाधान की भी बात करते थे, स्वराज्य की। लेकिन कैसा स्वराज्य? ऐसा स्वराज्य नहीं जो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए हो, नहीं, बल्कि ऐसा स्वराज्य जो सभी के फायदे के लिए हो, जिसमें आम किसान की, आम आदमी की बेहतरी शामिल हो। सबके लिए। हाँ, उन्होंने अपनी यात्राओं का उदाहरण भी दिया कि वो खैबर दर्रे से कन्याकुमारी तक गए और हर जगह किसान उनसे एक जैसे ही सवाल पूछते थे। क्यों? क्योंकि उनकी तकलीफें एक जैसी थीं। ये जो साझा तकलीफें थीं और एक साझा दुश्मन यानी विदेशी हुकूमत, इसकी पहचान कराना यकीनन उस वक्त बहुत असरदार तरीका रहा होगा। हाँ, जो समुदाय बिखरे हुए थे, उनमें एक राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए। इससे लोगों को ताकत मिलती होगी कि भाई हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, ये पूरे देश की लड़ाई है। सही बात है। और नेहरू की सोच सिर्फ भारत तक ही मतलब रुकी हुई नहीं थी। अच्छा, और क्या था? उनकी कोशिश रहती थी कि लोग अपने गांव या सूबे से ऊपर उठ के सोचें, पूरे हिंदुस्तान के बारे में और फिर उससे भी आगे दुनिया के बारे में। हाँ, दुनिया के बारे में भी कि हम इस बड़ी दुनिया का एक हिस्सा हैं, एक जुज हैं। ये तो काफी बड़ी सोच थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। इसीलिए
वो अपनी बातों में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जिक्र करते थे। चीन में क्या हो रहा है, स्पेन में, अबिसीनिया में, मध्य यूरोप में, मिस्र में, पश्चिमी एशिया में क्या कश्मकश चल रही है। उस वक्त तो ये सब बड़े उथल-पुथल वाले इलाके थे। हाँ, वो सोवियत यूनियन में जो बड़े बदलाव हो रहे थे, जिन्हें वो अचरज भरी तब्दीलियां कहते हैं, उनका भी हाल बताते थे और अमेरिका की तरक्की का भी जिक्र करते थे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया की बातें करने का एक मकसद तो शायद ये दिखाना था कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अकेली नहीं है। हाँ, कि दुनिया भर में जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। पर क्या इसका एक और मकसद ये भी हो सकता है कि वो लोगों को भविष्य के भारत की, एक आज़ाद भारत की वैश्विक भूमिका के लिए तैयार कर रहे थे कि हमें दुनिया को समझना होगा? ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। लेख में सीधे तौर पर तो ऐसा नहीं कहा गया, पर ये मुमकिन है। उनकी सोच तो दूर की थी ही। और शायद वो लोगों का नजरिया भी खोलना चाह रहे थे। हाँ, और लेख में ये इशारा भी है कि जैसे सन 30 के दशक की जो आर्थिक मंदी थी, विश्वव्यापी, हाँ, ग्रेट डिप्रेशन। उसका असर तो यहाँ भी पड़ा था। तो आम लोगों को भी शायद बाहरी दुनिया से एक तरह का जुड़ाव महसूस हुआ होगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जिक्र उन्हें एकदम अप्रासंगिक नहीं लगता होगा। सही बात है। बाहरी दुनिया की जानकारी देकर वो लोगों के उस महदूद नजरिए को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें दिखा रहे थे कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसमें कितने तरह के बदलाव मुमकिन हैं। हाँ, बिल्कुल। और नेहरू जी ने पाया कि ये काम उतना मुश्किल भी नहीं था, जितना उन्होंने शायद सोचा हो। क्यों? ऐसा क्यों लगा उन्हें? इसकी एक वजह वो बताते हैं कि हमारे जो पुराने महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत और जो पुराणों की कथा कहानियां हैं, हाँ, वो तो गांव-गांव में लोग जानते थे। बिल्कुल। तो इन कहानियों ने लोगों के मन में पहले से ही इस देश की एक कल्पना, एक तस्वीर बना रखी थी। उन्हें भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता का एक अंदाजा था पहले से। अच्छा, ये तो है। और फिर उन्हें अक्सर जलसों में ऐसे लोग भी मिल जाते थे जिन्होंने देश के चारों कोनों में जो बड़े-बड़े तीर्थ थे, उनकी यात्रा की थी। हाँ, तीर्थ यात्रा का रिवाज तो बहुत पुराना है। तो उन्हें पता था कि भाई कन्याकुमारी कहाँ है और बद्रीनाथ कहाँ है, देश कितना फैला हुआ है। या फिर कुछ पुराने सिपाही मिल जाते थे। सिपाही? हाँ, जिन्होंने पिछली बड़ी लड़ाई में, शायद पहले विश्व युद्ध में या दूसरे किसी अभियान में विदेशों में नौकरियां की थीं, विदेश यात्राएं की थीं। ओह अच्छा, तो उनके पास दुनिया देखने का अनुभव था। हाँ, इन लोगों के पास देश और दुनिया का प्रत्यक्ष अनुभव था। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर निर्भर नहीं थे। तो एक तरह से देखा जाए तो नेहरू जी उस पहले से मौजूद सांस्कृतिक चेतना पर ही और कुछ लोगों के अनुभवजन्य ज्ञान पर एक राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना बना रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। वो कोई बिल्कुल नई बात नहीं कह रहे थे, बल्कि पहले से जो विचार थे, जो भावनाएं थीं, उन्हें एक नया अर्थ दे रहे थे, एक नई दिशा। बिल्कुल। अब आते हैं उस सबसे चर्चित हिस्से पर, भारत माता की जय। हाँ, ये नारा। नेहरू बताते हैं कि जलसों में पहुंचते तो उनका स्वागत अक्सर इसी नारे से होता था, जोरदार तरीके से। ये आम रिवाज था। जी। लेकिन नेहरू सिर्फ सुनकर आगे नहीं बढ़ जाते थे। वो अचानक रुकते थे और लोगों से पूछ बैठते थे, भाई इस नारे से आप लोगों का मतलब क्या है? ये भारत माता कौन है? किसकी जय चाहते हैं आप? ये तो बड़ा सीधा और चौंकाने वाला सवाल रहा होगा लोगों के लिए। हाँ, जाहिर है, लोग चौंक जाते थे, हैरानी होती थी, जिज्ञासा भी। अब जब कोई जवाब नहीं सूझता तो वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगते या फिर नेहरू जी की तरफ देखने लगते कि ये क्या पूछ लिया। और नेहरू जी? नेहरू बताते हैं कि वो सवाल पूछते रहते, टालते नहीं थे, लगे रहते थे। ये तरीका ही अपने आप में कितना प्रभावी है। एक नारे को जिसे लोग शायद बस रस्म की तरह दोहराते हों, उसे एकदम से चर्चा का केंद्र बना देना, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देना। बिल्कुल। आखिरकार नेहरू लिखते हैं, भीड़ में से कोई जवाब देता। जैसे एक बार एक हट्टे-कट्टी जाट किसान ने, जो शायद अनगिनत पीढ़ियों से खेती करता आया था, उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने कहा कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है, अपनी जमीन से। ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। माता शब्द और धरती का जुड़ाव तो बहुत गहरा है, खासकर किसानों के लिए, जिनकी पूरी जिंदगी, पूरी पहचान ही जमीन से जुड़ी है, धरती माँ। सही कहा। हमारी संस्कृति में ये रूपक रचा बसा है। लेकिन नेहरू यहीं नहीं रुके। अच्छा, आगे भी पूछा? हाँ, उन्होंने फिर कुरेदा। पूछा, अच्छा कौन सी धरती? सिर्फ तुम्हारे गांव की धरती, या तुम्हारे जिले की, या पूरे सूबे की, या फिर पूरे हिंदुस्तान की धरती की बात कर रहे हो? अरे वाह, ये तो सवाल द सवाल। हाँ, इस तरह सवाल जवाब चलते रहते थे।
नेहरू लिखते हैं कि लोग शायद कुछ ऊब भी जाते थे, कुछ झल्ला भी जाते होंगे, और आखिरकार थक कर नेहरू जी से ही कहते, फिर आप ही समझाइए, आप ही बताइए इसका मतलब। यहाँ नेहरू एक शिक्षक की तरह दिखते हैं, जो सीधे जवाब नहीं दे रहे, बल्कि लोगों को खुद सोचने पर, जवाब तक पहुंचने पर मजबूर कर रहे हैं। हाँ, वो उन्हें जवाब की तरफ ले जा रहे हैं, बजाय इसके कि बस एक परिभाषा बता दें। सही। और जब लोग उनसे बताने को कहते, तब नेहरू जी कोशिश करते और समझाते। क्या समझाते थे फिर वो? कहते कि हाँ, हिंदुस्तान वो सब कुछ है जिसे आप समझते हैं। आपकी धरती, आपका गांव, जिला, सूबा, ये सब है, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा है। ज्यादा है? कैसे? वो कहते कि हिंदुस्तान की नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, खेत है, जिनसे हमें अन्न मिलता है, खाना मिलता है। ये सभी हमें प्यारे हैं, अजीज हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये तो भौगोलिक रूप हो गया। हाँ, लेकिन और यहाँ नेहरू अपनी बात का असली सार रखते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार जिनकी गिनती है, जिनकी वजह से इस देश का मतलब है, वजूद है, वो कौन है? वो है हिंदुस्तान के लोग। आप और मेरे जैसे करोड़ों लोग जो इस पूरे देश में फैले हुए हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, मतलब भारत माता की जो एक पारंपरिक सोच थी, जी, जो ज्यादातर जमीन से या किसी देवी रूप से जुड़ी थी, जी, नेहरू उसे वहां से हटाकर सीधे सीधे जनता से जोड़ रहे हैं, आम लोगों से। बिल्कुल, एक अमूर्त विचार को एकदम मानवीय, एकदम ठोस रूप दे रहे हैं। देश मतलब मिट्टे नहीं, देश मतलब लोग। हाँ। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। इन लोगों की जय का? हाँ, यानी जब आप ये नारा लगाते हैं तो आप असल में इस देश के करोड़ों नागरिकों की जय जयकार कर रहे होते हैं, उनकी भलाई, उनकी तरक्की की कामना कर रहे होते हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, बल्कि जवाब मिलता है। राष्ट्रवाद की यह व्याख्या कितनी लोकतांत्रिक है, कितनी मानवीय है। हाँ, इसमें राष्ट्र का केंद्र बिंदु कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, या कोई देवी नहीं, या कोई राजा महाराजा, या कोई सत्ताधारी वर्ग नहीं है, बल्कि आम इंसान है, उसका कल्याण है। बिल्कुल। ये व्यक्ति को सीधे राष्ट्र से जोड़ता है, उसे सिर्फ एक शासित प्रजा, एक सब्जेक्ट होने की भावना से ऊपर उठाता है, उसे राष्ट्र का मालिक बनाता है एक तरह से। और नेहरू इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। ये बहुत कमाल की बात है। क्या? इससे आगे क्या? वो उन किसानों से कहते कि तुम सब इस भारत माता के हिस्से हो, अंश हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। क्या बात है! तुम ही भारत माता हो। हाँ, जरा सोचिए, एक आम देहाती किसान जो शायद खुद को बहुत छोटा समझता हो, महत्वहीन समझता हो, उससे यह कहा जा रहा है कि तुम ही भारत माता हो। ये सुनकर तो किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, ये तो एक मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। बिल्कुल। ये कहना कि तुम ही भारत माता हो, ये व्यक्ति के आत्मसम्मान को, राष्ट्र से उसके जुड़ाव को कितना गहरा कर देता होगा। तो इसका असर क्या होता था? नेहरू लिखते हैं कि जैसे जैसे ये विचार उन किसानों के मन में बैठते थे, उनकी आंखों में खास चमक आ जाती थी। चमक? हाँ, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी पहेली सुलझा ली हो, कोई बड़ा राज जान लिया हो, एक ज्ञान का क्षण जैसे। ये सचमुच एक आहा मोमेंट रहा होगा उन लोगों के लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये विचार व्यक्ति को राष्ट्र से सीधे तौर पर जोड़ता है, उसे एक निष्क्रिय दर्शक या प्रजा के बजाय राष्ट्र का एक सक्रिय, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। सही। और ये एक गहरा सशक्तिकरण का भाव देता है कि ये देश मुझसे है, मैं इस देश से हूं, मेरी बेहतरी ही देश की बेहतरी है। तब वो भारत माता की जय का नारा सिर्फ एक खोखला नारा नहीं रह जाता। हाँ, तब वो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाता है, एक गौरव का प्रतीक। बिल्कुल। तो नेहरू के इस संवाद से और उनके इस लेख भारत माता से हमने देखा कि उनके लिए भारत की एकता का आधार क्या था। क्या था? यहाँ के लोग थे, उनकी साझा तकलीफें, उनकी साझा उम्मीदें और उनका एक साझा भविष्य। और भारत माता वो कोई देवी या सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि भारत के करोड़ों आम लोग थे। इसलिए भारत माता की जय का नारा असल में इन्हीं लोगों की जय का नारा था, उनके उठने का, उनके विकास का संकल्प था। ये बात आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, आज के दौर में जब राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय पहचान की कई अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं, हाँ बिल्कुल, कई दावे किए जाते हैं, हाँ बिल्कुल, तब भारत माता की ये जो जन केंद्रित,
लोकतांत्रिक समझ नेहरू ने दी थी, हाँ। ये आज कितनी प्रासंगिक है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये विचार आज भी हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने में और हर नागरिक को महत्वपूर्ण महसूस कराने में वही भूमिका निभा सकता है जैसी नेहरू ने कल्पना की थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी अपने तौर पर विचार कर सकते हैं। हाँ, कि हमारे लिए आज भारत माता का अर्थ क्या है?